निकाल लीजिए भाई। अब सेक्शन 10 चलना है और सेक्शन 10 पर आपका पहले कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मेंस में भी बनता है, प्री में भी बनता है। देखिए फिर एक बार कवर करिए क्वेश्चन को। इभरी या प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये इसकी व्याख्या करिए। पहला मेंस का क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होता है। इसकी व्याख्या करिए। पहला मॉडल। दूसरा मॉडल आपका कौन से करार संविदाएं हैं, यानी कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आपका इसके दूसरा मॉडल ये बनता है। पहले फिर एक बार सेक्शन 10 में ये दिया गया है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इस तर्ज पर 4 क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से हम निकालते हैं और एक क्वेश्चन आपका कोरिलेशन से एपीओ में भी बना है, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन निकालना है। देखिए आपका फिर प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। ये बात जो प्री में जे में पूछा है, अंशतः सत्य है, सारतः सत्य है, असत्य है, पूर्णतः सत्य है या अक्षरशः सत्य है। ये बात अक्षरशः क्या है? सत्य है। हम बताएंगे क्यों सत्य है अक्षरशः, वो अलग बात है, लेकिन हम इसको बताएंगे। लेकिन पहले कोरिलेट कर लिया जाए। जो आपका क्वेश्चन एपीओ में पूछा गया था, जिसमें कि 90% लोग गलत करके ही क्वेश्चन को आए थे, और वह क्वेश्चन था कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। ये किस केस में कहा गया और किस जज ने कहा? तो ज्यादा लोग मारे थे आर बनाम गोविंदा का केस, लेकिन ये सही नहीं है। बरकतुल्लाह के केस में कहा गया, रटे रहिए, बरकतुल्लाह के केस में कहा गया और जस्टिस प्लाउडन ने कहा था। फिर हम बता रहे हैं एक बार और दोबारा, गलत ना हो, यही लोग कम पकड़ पाएंगे। प्रत्येक आपराधिक मानववध मर्डर नहीं होता, लेकिन प्रत्येक मर्डर आपराधिक मानववध होता है। ये किस न्यायाधीश ने कहा, पूछा गया था? प्लाउडन। मेलविज और इत्यादि न मार दीजिएगा, क्या मारना है? प्लाउडन। और केस पूछे तो कौन सा? बरकतुल्लाह। अगला क्वेश्चन आइए। प्रत्येक उपहत्या घोर उपहत्या नहीं होती, यानी कि प्रत्येक हर्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक घोर उपहत्या होती हैं। ये भी वाक्य अक्षरशः क्या है? सत्य है। इसके बाद प्रत्येक सदोष अवरोध सदोष परिरोध नहीं होता, लेकिन प्रत्येक सदोष परिरोध सदोष अवरोध होता है। ये भी वाक्य अक्षरशः क्या है? सत्य है। इसके बाद एविडेंस में पूछा जाता है, प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, यानी कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्कृति स्वीकृति होती है। ये वाक्य भी अक्षरशः क्या है? सत्य है। 5 क्वेश्चन एक बना गया। अब आइए आपका धारा 10 देखा जाए। जहां तक सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की 10 की बात है, ये संविदा अधिनियम की कुंजी कही जाती हैं, क्रोड कहा जाता है, आधारशिला कही जाती है। अब क्यों आधारशिला कही जाती है? क्योंकि आपका ये धारा 10 बताती है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इसका देखिए, फिर से एक बार देखिए। प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, क्योंकि वही करार केवल संविदा होंगे
जो धारा 10 की शर्तों को फुलफिल करते हों। तो कुछ का जैसे कि पानी में उठा बुलबुला प्रत्येक बुलबुला किनारे पर नहीं पहुंचता, कुछ बुलबुले बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ किनारे पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो आपका सामाजिक प्रकृति के होते हैं, या उन्हें कानून शून्य घोषित करता है या उन्हें अवैध मानता है, और वे करार करार ही रह जाएंगे, यानी कि वे बुलबुले बीच में ही क्या रह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ बुलबुले कहाँ पहुँचते हैं, किनारे तक। तो कौन से करार किनारे लग जाएंगे, कौन से करार कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच जाएंगे, जो करार किस सेक्शन की कंडीशन को फुलफिल करे। 10। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करते हैं वे संविदा, और जो करार पूर्ति नहीं करते वे करार ही रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो पहले करार का एक निर्माण किया जाए, तब आपका शर्त बताई जाए। देखिए करार भाई, करार की परिभाषा 2E में दी गई है, समझौता या एग्रीमेंट। ये बताया गया कि जब दोनों तरफ से प्रामिज हो जाता है, जब दोनों तरफ से वचन आ जाते हैं, वादा दोनों तरफ से हो गया, तो किसका निर्माण हो गया, करार का। तो भाई वचन दोनों तरफ से आ गए, तो अब प्रामिज क्या है, प्रामिज की परिभाषा 2B में दी गई है, और ये बताया गया है कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वही प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रामिज में। तो लगातार प्री में पूछा जाता है वचन क्या है, स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है, यानी कि जो प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट, वही प्रपोजल अब किस में कन्वर्ट हो गया, वचन, वचन में। तो वचन की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2B में। वचन क्या है, तो जो प्रस्ताव क्या हो गया, स्वीकार। तो प्रस्ताव क्या है, 2A में, और स्वीकृति या प्रतिग्रहण क्या है, 2B में। तो 2B में दो परिभाषाएं दी गई हैं, कौन कौन, एक्सेप्टेंस को भी और प्रामिज को भी। तो अगला क्वेश्चन प्री के लिए, प्रामिज कहाँ परिभाषित है, 2B। भाई गलत ना हो। यहाँ तक करार पहुंच गया, अब आगे बढ़ाइए। कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देंगे, उन करारों को ही कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कहा जाएगा। और जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते तो वे करार करार ही रह जाएंगे, संविदा तक नहीं पहुंचेंगे। अर्थात करार आपका दो प्रकार हो गया, एक धारा 10 की शर्त की पूर्ति न करने वाला, एक पूर्ति करने वाला। पूर्ति न करे तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, और पूर्ति कर दे तो क्या हो जाएगा, संविदा। तो आइए देखा जाए, कुछ करार होते हैं सामाजिक। सामाजिक करारों के बारे में ये माना जाता है कि इनमें विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं है, अतः ये करार रह जाते हैं। साथ साथ टहलने, साथ साथ घूमने की संविदा, ये करार संविदा तक नहीं पहुंच पाते। क्यों, क्योंकि ये कैसे नेचर के होते हैं, सामाजिक। लेकिन कुछ करार आपका सामाजिक नेचर के नहीं होते, विधिक नेचर के होते हैं। तो अब धारा 10 आ जाइए। भाई धारा 10 में कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे करार पूरा करेगा तभी संविदा बनेगा। तो पहली शर्त उठाते हैं भाई। पहली शर्त यह है कि करार के जो पार्टी या पक्षकार हो वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि करार के पक्षकार करार करने में क्या हो, सक्षम। अब सक्षम कब होगा, इसका निर्धारण सेक्शन 11 करेगा और 12, यानी कि फिर एक बार देखिए,
कौन व्यक्ति एग्रीमेंट करने में सक्षम है, इसका माने किस व्यक्ति द्वारा किया गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपका सेक्शन 11 सक्षमता की बात करती है और 3 पॉइंट याद रखिए। वह व्यक्ति मेजर हो यानी कि वयस्क हो, दूसरा साउंड माइंड यानी कि स्वचित हो, और तीसरा किसी कानून द्वारा संविदा के लिए डिस्क्वालीफाई या निरर्हित या अयोग्य घोषित न किया गया हो। अगर ये सक्षमता के लिए कितनी शर्तें हम बता रहे हैं, 3। अगला क्वेश्चन, भाई सक्षम वही होगा जो साउंड माइंड हो यानी कि स्वचित हो। तो और स्वचितता क्या है, स्वचितता का निर्धारण किस सेक्शन से होगा, कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति साउंड माइंड है या नहीं, ये सेक्शन 11 से नहीं, किससे गवर्न होगा, 12 से। तो 2 क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा जाता है। सक्षम वही होगा जो आपका स्वचित हो, किस धारा में, 10 नहीं 11। और स्वचितता क्या है, संविदा के लिए स्वचितता क्या है, कब स्वचित कहा जाएगा कब नहीं कहा जाएगा। तो ये कौन सा सेक्शन से कवर होगा, 12 से, 12 से। अब एक आइए, एक पागल खाने का रोगी है, 15 दिन स्वचित रहता है, 15 दिन पागल हो जाता है, तो कब वह करार करेगा। तो वह करार आपका कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि संविदा माना जाएगा। कब करार करेगा, तो वह शून्य करार होगा। तो बताइए कब करार करता है, तो प्रवर्तनीय होगा। और कब प्रवर्तनीय नहीं होगा, तो जब पागल है तो वह करार प्रवर्तनीय नहीं, और स्वचित है तब उस दौरान किया गया करार प्रवर्तनीय। कौन सी धारा में हमने बताया, 12। तो बताया जाएगा डिटेल में। 11 में जो पूछा जाता है आपका माइनर पर ही पूछा जाता है। अगर कोई माइनर या कोई अवयस्क करार करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अभी पिछली बार बीएचयू एलएलएम में भी आया था, शून्य होगा कि शून्यकरणी होगा कि वैध होगा कि आरंभ से शून्य होगा, आरंभ से शून्य। यानी कि इसको इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, वायर्ड एब इनिशियो। जिस क्षण वह एग्रीमेंट किया उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या हो गया, शून्य। ये बीएचयूएलएलएम में पिछली बार आया था क्वेश्चन। केस याद रखना है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का। और यूपी जे तो जज का भी नाम पूछा है, जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। बताएंगे हम डिटेल में, इस कहानी भी बता जाएगा क्या हुआ। क्योंकि आपका हरियाणा ने पूछा कि प्लेंटिफ या वादी कौन था, तो धर्मोदास घोषवादी था और प्रतिवादी मोहरी बीवी। इसमें एक और पॉइंट आपको मिलेगा कि एजेंट द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो मैं कई बार बताया हूँ, एजेंसी का सिद्धांत आपका बताया गया कि प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, और अगर अभिकर्ता कोई करार करता है, संविदा करता है, तो उस करार से मालिक क्या होंगे, बाउंड। तो सबसे अच्छा उदाहरण मोहरी बीवी में मिलेगा कि एजेंट ने अवयस्क के साथ क्या किया था, करार। तो बताया जाएगा डिटेल में। और अवयस्क के करार की प्रकृति बताइए, मेंस में आता है। अब आइए, पहला हो गया सक्षम, दूसरा देखिए, करार के पक्षकारों की जो कंसेंट या सम्मति होनी चाहिए। सेक्शन 10 ये बताता है कि वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कि आपका जोर जबरदस्ती से कंसेंट या सम्मति न पाई गई हो। तो सम्मत के लिए जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 से लेकर 22 तक पढ़ना है। यानी कि धारा 10 में दूसरा पॉइंट ये आया कि जो करार के लिए कंसेंट या सम्मति होनी चाहिए वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए
और इसके लिए संविदा अधिनियम की कहाँ से कहाँ तक धारा हम पढ़ेंगे, 13 से लेकर कहाँ तक, 22 तक। अब डिटेल में बताना संभव नहीं है भाई यहाँ, चूंकि आप आगे डिटेल में चलेगा, लेकिन कम से कम धारा तो याद रखिए। पिछली बार बिहार जे में 13 से पूछा गया था, 16 से पूछा गया था। आपका 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि इन धाराओं से कम आता है प्री में भी। 13 से पूछा गया था कि सम्मत क्या है, तो सेम सेंस और नहीं सेम थिंग्स और सेम सेंस पर एग्री होना। एग्री होना माने आपका रजामंद होना। अब सम्मत और सहमत में क्या अंतर है तो आगे बताया जाएगा, अभी ना जानिए। लेकिन बस ये जानिए जैसे कि आपका एक चीज पर एक भाव में, अब यह लिखा है कि पर और लिखा है, यहीं बिहार फंसा दिया, तो बीच में और देखिएगा। एक बात पर और एक भाव में दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या हो गए, एग्री, तो हम कहेंगे कि उनके बीच क्या जन्म ले ली, कंसेंट। तो अलग बात है, आपका बताया जाएगा। अगला पॉइंट आइए, जो करार का कंसीडरेशन और पर्पज होना चाहिए, यानी कि करार का जो उद्देश्य और प्रतिफल होना चाहिए वह लाभफुल होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। तो विधिपूर्ण है कि नहीं, इसके लिए कौन सी धारा काम करेगी, आपका 23 और कौन सी 24। 23 से भी पिछली बार क्वेश्चन आपका BHULL में बना कि अनियंत्रित घोड़ा की तुलना किससे की जाती है, तो पब्लिक पॉलिसी से। और आपका 23 पढ़ाया जाएगा, अब क्रम से चलेगा। फिर एक बार देखिए 23 धारा 24 आपका पूछा गया था झारखंड जे में कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट के समाहित हैं, तो पढ़ाते समय सभी सेक्शन एक जगह मैं एकत्र करवाऊंगा, तो कौन सा सेक्शन है वह 24। यानी कि कुछ करार का हिस्सा वैध है, कुछ अवैध है, तो अवैध करार शून्य और वैध करार क्या होगा, संविदा। भाई जैसे कि आपका वो आगे बताया जाएगा, अभी आपका डिटेल में चलना। इसके बाद ये है कि ऐसे करार को कानून द्वारा अभिव्यक्ततः मतलब एक्सप्रेस रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन एग्रीमेंटों को संविदा अधिनियम शून्य घोषित करता है वे एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, वे एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेंगे। तो किन किन करारों को हमारा संविदा अधिनियम ही वाइड या शून्य घोषित करता है, इसका प्रावधान किया गया है। और इसके लिए देखिए कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 पढ़ना है। यानी कि धारा 36 और 56 का पैराग्राफ कौन पढ़ना है, फर्स्ट। यानी कि इतनी धार, एक और पढ़ना है भाई, धारा 20। फिर एक बार देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां की हमारा संविदा अधिनियम ही करार को क्या घोषित करता है, एक्सप्रेस रूप से, अभिव्यक्त रूप से, वर्ड। तो ये जो करार होंगे क्या ये संविदा कहलाएंगे कि नहीं, नहीं कहलाएंगे, ये करार क्या रह जाएंगे, करार। तो सभी धाराओं को ये कम से कम एक एक लाइन देख लिया जाए। धारा 25 में आपका है, पढ़ाया जा चुका है, न्यूडम पैक्टम भाई पढ़ाया गया, अब ये ना कहेगा प्रतिफल रहित करार क्या होगा, संविदा शून्य होगी कि करार,
विधि का पूर्ण नियम है कि इसके अपवाद हैं। चलिए, कितने अपवाद धारा 25 में दिए गए हैं? 3। कितना स्पष्टीकरण? 2। अन्य जगहों पर अपवाद दिया गया है कि नहीं? और रट कर जाइए, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट की धारा? 63, 150, 185 और एक वचनात्मक विबंध। भाई रट कर जाइए, आपका धारा 25 से केवल काम नहीं चलेगा, 3, 4 और अपवाद आपका अलग से क्या करना पड़ेगा। जहाँ की प्रतिफल नहीं है फिर भी करार क्या है, लेकिन सामान्य नियम तो ये है कि प्रतिफल नहीं है तो करार क्या है। तो प्रतिफल की परिभाषा की धारा में बताइए, तो बताया गया था ना 2D। प्रतिफल कितने प्रकार के समय के आधार पर हो सकता है? 3। कार्य के रूप में प्रतिफल हो सकता है कि नहीं? वचन के बदले वचन, कार्य न करने के रूप में हो सकता है। रट कर जाइए जो पढ़ाया गया है, एकदम रट्टा रहिए। अब आगे देखिए, इसको एक एक लाइन ही सही, इसको बताना पड़ता है। 25 में प्रतिफल विहीन करार, धारा 26 में विवाह का अवरोधक करार शून्य है। यहाँ भी खूब टेक्निकल क्वेश्चन बनता है और एक दो समस्या भी बनती हैं जो जे में आई है, बताया जाएगा। विवाह वाली, विवाह का अवरोधक करार शून्य होगा आपका किस धारा में? 26 में। व्यापार का अवरोधक करार शून्य होगा 27 में। विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार शून्य होगा 28। अनिश्चितता के कारण करार शून्य होगा 29। और बाजी करार यानी कि वाइजरिंग एग्रीमेंट शून्य होगा 30। भाई बाजी करार किसमें है? 30। अब आइए 36 में देखा जाए। अगर कोई करार किसी आपका घटना पर आधारित है और उस घटना का घटित होना ही असंभव है, जैसे कि अगर दो सरल रेखाएं एक वृत्त बना लें तो मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, तो सरल रेखाएं पैरेलल चलेंगे कि गोला बनाएंगी? तो ये घटना का घटित होना क्या है? तो ये एग्रीमेंट ही क्या होगा? शून्य की धारा में शून्य होगा 36। अब आइए कार्य का, अगर कार्य का किया जाना असंभव है तो 36 ना अप्लाई करिएगा। कार्य का किया जाना असंभव है तो क्या होगा? 56 का कौन सा खंड? फर्स्ट। एक बाबा हैं, चेले से कहते हैं कि घबराओ न, तुम मुझे 5 लाख रुपया दे देना, ऐसा जादू मारूंगा कि जादू से मैं क्या खोज लूंगा? खजाना। तो आप लोग बताइए, क्या जादू से खजाना खोजना संभव कार्य है कि असंभव? तो ऐसा करार क्या होगा? वार्ड एबिनिसियो। प्रारंभतः क्या होगा? यह उदाहरण दिया गया धारा 56 में। उदाहरण देखिए, जादू से क्या खोजने का। आप देख सकते हैं, बेरक में न विश्वास हो तो सेम यही उदाहरण आया भी है। अब जादू से खजाना खोजने का कार्य असंभव, तो करार शून्य, संविदा का मुख देख नहीं पाएगा। अब अंतिम चला जाए, सेक्शन 20। धारा 20 भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि दोनों करार के पक्षकार मिस्टेक में हो, यानी कि भूल में हो, भूल तथ्य की हो, वैविध की नहीं, किसकी? तथ्य की हो, और वह जो तथ्य हैं वह एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल हो। एसेंशियल मतलब क्या हुआ? आवश्यक, यानी कि जान हो उसकी, मर्म हो या मर्मभूत हो, माने उसके बिना करार का कोई मतलब नहीं है। तो बताइए ऐसा करार क्या होगा? शून्य। अब आइए, ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह के लिए सहमत देता हूँ, और एग्रीमेंट के समय पुत्री मर गई रहती है, तो चूंकि जो पुत्री हैं वह करार के लिए मर्म थी, वहीं नहीं रही और पक्षकारों में मिस्टेक हो गया। वो समझते थे जिंदा हैं, पुत्री मर गई हैं, तो संविदा तक ये नहीं पहुंचेगा। ये एग्रीमेंट ही क्या होगा? धारा 20 के तहत शून्य होगा। तो पहले तो एक पक्षकार मिस्टेक में हो कि दोनों? दोनों।
और मिस्टेक तथ्य का हो कि विधि का, और जिसके लिए मिस्टेक कार्य के लिए किया गया है वह बात संविदा के लिए क्या हो, आ, मर्म हो। मर्म मतलब एसेंशियल, उसके बिना करार संविदा का कोई मतलब। तो ये एग्रीमेंट भी क्या होगा, सुन भाई, कम से कम सेक्शन तो रटिए कौन कौन है। तो अब अंतिम है धारा 10 का पॉइंट। अंतिम पॉइंट ये है कि अगर कोई कानून है जो ये कहता है कि करार लिखित में हो, तो वह करार संविदा तभी बनेगा जब वह क्या हो, लिखित में। अगर कानून कहता है कि हस्ताक्षरित हो तो क्या होना चाहिए, हस्ताक्षरित। अगर कानून कहता है कि दो गवाह या अनुप्रमाणक साक्षी भी होने चाहिए, तो दो अनुप्रमाणक साक्षी भी क्या होंगे, आवश्यक। और अगर कोई कानून कहता है कि ऐसा करार रजिस्टर्ड हो, तो वह करार संविदा तभी बनेगा जब वह क्या हो, लेकिन ये कंडीशन पर निर्भर करेगा। जैसे टीपीए आप लोग पढ़ते हैं, टीपीए में तमाम जगह है कि हस्ताक्षरित हो, तो तमाम जगह है लिखित हो, तमाम जगह है कि हस्ताक्षर लिखित और अनुप्रमाणक गवाह हो, और तमाम जगह है कि वह करार क्या हो, रजिस्टर्ड हो। तो उन शर्तों का भी क्या करना पड़ेगा, पालन। अगर वैसा करार है तब तो फिर एक बार बैक होइए, यानी कि अगर संविदा तक पहुंचा है तो पहले एग्रीमेंट हुआ तभी तो संविदा तक पहुंचा। अतः प्रत्येक संविदा प्रथमतः क्या होती है, करार। लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, क्योंकि जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते वे क्या रह जाते हैं, करार। अब दूसरा कंसेप्ट बनाइए, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछ सकता है। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दिया वह जो संविदा में कन्वर्ट होगा उसे हम एक्चुअल या वास्तविक संविदा कहते हैं। और जो करार तो हुआ है लेकिन धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करता, फिर भी जबरदस्ती कानून संविदा जैसे मान लेता है, संविदा है नहीं लेकिन संविदा जैसा क्या हुआ, मान लिया गया। तो जैसे ही आएगा मान लिया गया, तो मैं कई बार बताया उसको क्या कहा जाता है, डीम्ड। तो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेकर 72। संविदा के एसेंशियल एलिमेंट नहीं मिलते फिर भी संविदा जैसा क्या किया गया है, माना गया है, इसी को कहा जाता है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के सदृश संबंध वाले संविदा। संविदा है नहीं, जबरदस्ती न्यायालय संविदा जैसे क्या किया, मान लिया। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हैं, भाई नेता बनने के भले गुण न हो, इस समय तो छाए हुए हैं, पब पार्टी में दिखाई दे दिए, तो विरोधी कहाँ मानने वाले। यानी कि एक वीडियो वायरल हो गया नेपाल में उनका, और वो भी डांस करते हुए शादी में। अब अपनी शादी में कब डांस करेंगे इंतजार करना पड़ेगा, वो भी दूसरे के शादी में। तो ऐसी दशा में भाजपा वाले क्या किए उसी को, अरे भाई व्यक्तिगत जीवन है, चाहे शादी में डांस करे या कहीं पब में डांस करे, उससे क्या मतलब आपको। लेकिन यही होती है राजनीति। भाजपा वाले मुद्दा बना दिए कि राजनीतिक दल का पार्टी का अध्यक्ष है जाकर पब में क्या कर रहा है, ये नैतिकता के क्या है। तो अपने डांस करेंगे तो नैतिकता, और दूसरा डांस करे तो नैतिकता के क्या है, विपरीत है आपका यही। तो आपका वायरल हुआ है, देख सकते हैं भाई, तमाम वीडियो आपका डांस करते हुए आए हैं। अब कौन डांस कर रहे हैं अभी हम देख नहीं पाए हैं, हम भी देख लेंगे तो बताएंगे, नागिन डांस की, मोरनी डांस की, शौचालय डांस की, हार्ट अटैक डांस की, कौन सा डांस है, कि मुर्गा की मुर्गी की, अंडा डांस, तमाम डांस इस समय आ चुके हैं।
तो आपका दे नागिन भी है भाई, एक अब कौन डांस कर रहे हैं भाई। जितेंद्र भाई, आपका कर्तव्य है कि वीडियो हम पर भेज दीजिएगा ताकि कल पढ़ाते समय वो डांस भी बताया जाए। तो फिर एक बार देखे बैक होइए। यानी कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो धारा 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती उन्हें किस रूप में मान लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, मानद संविदा या डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या कल्पित संविदा, संविदा न होते हुए भी संविदा, उपधारित संविदा या संविदा जैसी संविदा, मान लेना संविदा न होते हुए। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 68 से लेकर, अब खूब क्वेश्चन बनता है कि संविदा कल्प कितने प्रकार के दिए गए, तो धारा जोड़ लीजिए, 68 से लेकर 72 कम से कम, ये तो कितने प्रकार, 5। संविदा कल्प की परिभाषा, तो परिभाषा नहीं दी गई है, कितने संव्यवहार दिए गए हैं, एक क्वेश्चन बनता है। एक माइनर पर कहीं बन जाता है, ज्यादा बनता है क्वांटम मेरियट, धारा 70, और पड़ा हुआ माल पाने वाला, धारा 71, बताया जाएगा। दो क्वेश्चन तो हीटेड हैं, जितना काम उतना दाम, धारा 70, और पड़ा हुआ माल पाने वाला 71, तो अलग बात है। इस प्रकार वो तो बता गया भाई आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो डीम्ड भी है, ये ना कहेगा कि नहीं है। और आपका इस प्रकार सेक्शन 10 समाप्त हुआ। अब सेक्शन 11 की भूमिका देखिए। सेक्शन 10 से ही उठाइएगा 11 पढ़ते समय, और सेक्शन 10 से हमेशा हम उठाते रहेंगे, और जो जो सेक्शन 10 में शर्तें हैं उसको डिटेल में बताते रहेंगे। पहली शर्त थी कि जो करार के पार्टी या पक्षकार होने चाहिए, वो करार के लिए क्या होने चाहिए, संविदा के लिए सक्षम, कॉम्पिटेंट। अब सक्षम कौन है, इसका निर्धारण सेक्शन 11 से होगा। फिर एक बार देखिए, कॉम्पिटेंट कौन है, ये कौन सी धारा संविदा के लिए सक्षमता बताती है, तो देखिए दो मैं बता रहा हूँ। संविदा के लिए करार का कॉम्पिटेंट होना आवश्यक है, किस धारा में, 10 मार्क कराइए। करार के लिए सक्षम कौन होगा, ये अगर पूछ ले किस सेक्शन में दिया है, तो 11। सक्षम होना चाहिए 10, कौन सक्षम है, ये 11 से कवर होगा। तो पहला ये है कि जिस विधि से वह गवर्न होता है उस विधि के अनुसार वह मेजर हो, यानी कि वयस्क हो। अब यहाँ आपका दो तीन नियम और देखना है। जिस विधि से वह गवर्न होता है, तो अगर कोई इंग्लैंड का आदमी है, भारत में संविदा कर रहा है, तो उसकी वयस्कता, प्राप्त वयता, मेजॉरिटी कहाँ से देखी जाएगी, भारतीय कानून की इंग्लैंड के कानून से, भारतीय नहीं भाई। फिर एक बार देखिए, जिस कानून से वह गवर्न होता है, शासित होता है, उस कानून के अनुसार वह मेजर या वयस्क या प्राप्त वय होना चाहिए। तो भारत का व्यक्ति है तो हम बताएंगे ही कौन कौन कानून है, लेकिन पहले विदेश देख लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब का है, तो वयस्कता कहाँ से ली जाएगी, सऊदी अरब के कानून से उसकी वयस्कता नापी जाएगी कि भारत के कानून से, सऊदी अरब, क्योंकि जिस भी से वह क्या होता है, इंग्लैंड का है तो कहाँ से, अब भारत का है तो भारत में आ जाइए। भारत में कब कोई व्यक्ति मेजर माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताएगा। इसके लिए दो कानून बने हैं, एक भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975, यानी कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1975, दूसरा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, यानी कि भारत आपका संरक्षकता और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890।
भाई पहले क्या था, 2013 में संशोधन हो चुका है 1890 के कानून में। वर्तमान समय में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले वह सक्षम माना जाएगा, चाहे न्यायालय ने उसके लिए गार्जियन नियुक्त किया हो या न नियुक्त किया हो। 2013 से पहले नियम अलग था। 1975 के कानून के तहत अगर न्यायालय ने गार्जियन न नियुक्त किया हो तो 18 वर्ष पर वयस्क हो जाता था व्यक्ति। और 1890 के कानून के तहत अगर कोर्ट ने उस बच्चे के लिए क्या नियुक्त कर रखा था, गार्जियन, तो वयस्कता 21 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन 2013 में इस 21 वर्ष को भी कितने पर ला दिया गया, 18। तो वर्तमान समय में कौन वयस्क माना जाएगा, जो 18 या 18 से क्या हो ऊपर। लेकिन विवाह के लिए नहीं, ये संविदा के लिए, विवाह के लिए अलग कानून है, उसमें स्पेशल है। अब यहीं से समस्या आपका उत्पन्न होती है। भाई कानून कहता है कि मेजर होना चाहिए। अगर कोई माइनर या 18 वर्ष से कम का व्यक्ति का करार कर लेता है तो उस करार का क्या होगा, ये कहीं आपका संविधान नियम में मिलता नहीं। इस विषय पर कल चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपका दो विरोधी पहले निर्णय दिए जाएंगे, तब आपका मोहरी बीबी, और तब अवयस्क पर पढ़कर आइएगा। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन प्री में बनता है और मेंस में भी बनता है, थोड़ा पढ़ कर आइए। माइनर पर जितने नियम है धारा 11 में, एक बार भाई घर से थोड़ा पढ़ कर आइए तो बताने में अच्छा रहेगा। तो 18 साल से कम है तो क्या होगा, ये आपका कल बताया जाएगा। फिर एक बार हम कानून का उल्लेख कर देंगे।